एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर। तो आज की अपनी जो क्लास है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 इस टॉपिक पर रहने वाली है। और आज की अपनी इस क्लास में हम इसी एक्ट के बारे में 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी YouTube पर अपनी इस क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनको अपनी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो वो जरूर से अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और जब जैसे ही वो सब्सक्राइब करें तो उसके जस्ट नीचे एक बेल आइकन का बटन होता है, उस पर भी आप क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर तो वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो अब हम इस क्लास को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखो पिछली क्लास में 1861 के एक्ट में हमने बात की थी कि जो विधान परिषद है, जो केंद्रीय जो विधान परिषद है, 1833 में पहली बार एक विधि सदस्य की एंट्री हुई थी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेज में कि एक विधि सदस्य के रूप में, एक एक्स्ट्रा सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उस कार्यकारी परिषद में एक एक्स्ट्रा मेंबर के रूप में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। फिर 1853 आया। तो 53 आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम विधायी कार्य और कार्यकारी कार्यों को अलग कर रहे हैं। तो विधायी कार्यों के लिए उन्होंने 6 लोगों की एक छोटी सी संसद बना दी, ये हमने पढ़ लिया। फिर आया 1861। तो हमने देखा कि इन्होंने इन परिषद के आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया, और ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को हम प्रतिनिधित्व दे सके। तो हमने देखा कि 1861 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप वाइस राय को ये पावर दे दिया कि आपको अगर लगता है तो आप अतिरिक्त सदस्य के रूप में कम से कम 6 और अधिकतम 12 मेंबर्स तक आप इस विधायी परिषद में आप जोड़ सकते हैं, लगा सकते हैं, उनको मनोनीत कर सकते हैं, ये था। अब 1861 के बाद में फिर से 1892 में भारत परिषद अधिनियम आएगा। तो नाम नहीं, देखो भारत परिषद अधिनियम, इसका मतलब जो विधायी परिषद है, जो कानून निर्माण करने वाली जो संस्था है, उसमें जरूर कोई ना कोई फेरबदल हुआ होगा, कोई ना कोई सुधार हुए होंगे, कोई अधिकार बढ़ाए होंगे, शक्तियां बढ़ाई होंगी, संरचना में फेरबदल किया होगा। तो क्या कुछ फेरबदल हुआ? तो ये तो अपने कन्फर्म है, पक्का है कि भाई जब 1861 में ये कह रहे थे कि न्यूनतम संख्या एक अतिरिक्त सदस्य की वायसराय 6 और अधिकतम 12, ये जो इतनी इतने जो संख्या में है वो अतिरिक्त सदस्य के रूप में लोगों को लगा सकता है, और उसमें आधे जो मेंबर होंगे वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में लगेंगे। तो सीधा सा मतलब था ये गैर सरकारी सदस्य भारतीय लगाने थे, वायसराय को ये पावर दिया गया था। तो जो पहले वाले एक्ट में ही न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को जोड़ने का पावर मिला हुआ था, तो इसमें तो पक्का है कि वो संख्या तो बड़ी होगी। पीछे आने का तो मतलब ही नहीं है, विकास का मतलब आगे जरूर धीरे धीरे उन्होंने विस्तार किया होगा। तो इसमें उन्होंने न्यूनतम कितना कर दिया था? इसमें उन्होंने न्यूनतम कर दिया आपके 10 और 16। इन्होंने न्यूनतम कितना कर दिया? 10 और 16, ये ध्यान देना आप। ये 10 और अधिकतम कितना? 16। इन्होंने जो, अब इनको पावर क्या दे दिया? अब पावर दे दिया गया वायस राय को कि आप अब पहले जो आप 6 ही कर सकते थे न्यूनतम, अब आप 10 तक लगा सकते हो। आप पहले अधिकतम 12 ही लगा सकते थे, अब आप अधिकतम 16 लोगों तक को आप विधायी परिषद में लगा सकते हो। ये क्लियर होना चाहिए, ये आंकड़ा अपन ने पहले पहले वाली क्लास के आखिर में ये बातें डिस्कस की थी। तो ये पहला पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, इसमें न्यूनतम मेंबर 10 का और अधिकतम मेंबर 16 का प्रावधान था। ये तो एकदम कंठस्थ कर लेना, क्योंकि ये आंकड़े बदलते जाएंगे और यहां से कई बार क्या होता है, तथ्यात्मक प्रश्न बन जाता है कि कौन से एक्ट में कितने न्यूनतम सदस्यों का प्रावधान रखा गया, कितने अधिकतम सदस्यों का प्रावधान रखा गया। तो कई बार ये इस तरह का प्रश्न आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है।
फिर देखो ये जो बी बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट वाली जो बात है, इसको यहां स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिकॉल करवा रहा हूं कि हमने 1861 में ये भी पढ़ा था कि प्रांतों में विधान परिषद अब बना सकता है। कौन बना सकता है? वायसराय गवर्नर से डिस्कस कर करा के विधान परिषद बना सकता है। तो फिर हमने देखा भी था कि 1862 में उन्होंने बंगाल में विधान परिषद की स्थापना कर दी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, पंजाब में, शायद बहुत सारी जगहों पर हमने उनके फैक्ट भी पीछे पीछे वाले क्लास में बताए थे, कौन कौन सी सन में कहाँ कहाँ विधान परिषदें बनी थी। तो इसका मतलब मोटे तौर पर हमने समझ लिया था कि प्रांतों में विधान परिषद बनाने की पावर तो आ चुकी है। किसके पास? वायसराय के पास। और वायसराय ने अपनी उस पावर को यूज करना शुरू कर दिया और बनानी भी शुरू कर दी। तो ठीक है, बना दी होंगी। तो अब इस एक्ट में क्या हुआ उन प्रांतीय विधान परिषदों में? तो ये क्या कह रहा है, आप ध्यान दें कि ये जो बंबई और जो मद्रास है, कौन सा? बंबई और मद्रास, ये एक तो बंबई और एक मद्रास, एक मद्रास, एक तो है बंबई और एक मद्रास। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इन प्रांतीय विधान परिषदों के बारे में इस एक्ट में बोला गया कि कम से कम यहां आप कितने लगा सकते हो? 8। कम से कम कितने? 8। और मैक्सिमम कितना? 20। मैक्सिमम कितना लगा सकते हो आप? 20। मैक्सिमम आप कितना लगा सकते हो? 20। ये आप सोच के तो ये आंकड़े याद कर लेना। वरना अगर आप ये प्रांतीय विधान परिषदों के मान लो भूल भी गए, अच्छे से याद नहीं हुए, तो जो केंद्रीय विधान परिषद है, जैसा हमने पहले भी बात किया था, सबसे पहले वो एक छोटी सी संसद बनी थी। वो केंद्रीय थी। पूरे भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र था, उस पूरे ब्रिटिश क्षेत्र के लिए कानून बनाने के लिए थी। जैसे अब देश में पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए संसद होती है, वैसे ही उस टाइम ये केंद्रीय विधान परिषद बनी थी। तो केंद्रीय विधान परिषद वाले जो संख्याएं है ना, वो आप भूल नहीं सकते, वो आपको पक्के याद रखना है। उसमें तो बिल्कुल ही गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रांत वाली अगर याद रहे तो और भी अच्छा है, कोशिश करें कि याद रह जाए, क्योंकि पता नहीं है आजकल जो प्रश्नों का लेवल है वो काफी ज्यादा तथ्यात्मक भी है और समझ आधारित भी है। तो आ भी सकता है, तो इसलिए याद कर लें कि बंबई और जो मद्रास था, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि कम से कम 8 और अधिकतम जो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, जो वहां देखो केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम कितने लगा सकते हो? 10। अधिकतम कितने? 16। ऐसे ही बंबई के लिए क्या बोला गया? बंबई और मद्रास के लिए कि कम से कम यहाँ एक्स्ट्रा मेंबर कितने लगा सकते हो? 8। अधिकतम कितने लगा सकते हो? 20। ये इसमें लिख दिया। नामित, नामित में आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नामित हिंदी हिंदी में है, इंग्लिश में इसको नॉमिनेशन कहेंगे। आज के लिए छोटे छोटे शब्द ना बड़े कंफ्यूज करते हैं। और जो तगड़े से तगड़ा जो पढ़ाकू आदमी होता है ना, वो भी कई बार जल्दबाजी में इन शब्दों में कंफ्यूजन पैदा करके खुद कंफ्यूज होके और वो गड़बड़ कर देता है परीक्षा हॉल में। तो ये आप छोटे छोटे शब्दों को बड़ा ध्यान से सुनना है। नामित मतलब नॉमिनेशन, नॉमिनेट, इलेक्टेड नहीं है अभी। अभी इलेक्टेड वो इतना सा ही देगा कि केंद्रीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त जो सदस्य लगाए जाते थे, वो इलेक्टेड होते थे, निर्वाचित होते थे। या फिर वो इतना पहले तो ये लाइन दे देगा ताकि सामने वाला एकदम ऐसे ही पढ़े, मतलब धारा पर हुआ, तो वो आगे तक पढ़ते पढ़ते ये देखेगा ये तो मुझे आता है, और वो कर देगा। अगर आपके ऐसे दे दिया कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य के रूप में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों को के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब ध्यान देना, इसमें मैंने क्या बोला कि कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये कोई मान लो प्रश्न का कोई कथन है। तो आपने पढ़ा न्यूनतम, कम से कम या न्यूनतम 10, अधिकतम 16, केंद्रीय विधान परिषद नाम है ही, अतिरिक्त सदस्य है ही, टिका दो। और टिकाते ही आपका गलत हो गया, और वहीं पर आपके चांस कम हो गए। क्यों? क्योंकि आपको आगे वाला शब्द आपने हो सकता है कि ना पढ़े, तो आगे उसमें दे दिया निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है, मनोनयन की व्यवस्था है। क्या है? मनोनयन। अभी कोई इलेक्शन नहीं होता था इनको,
बस वायस राय को जो लगता था कि ये ठीक आदमी है, बंदा ठीक है, हमारे हिसाब का सा आदमी है, हमारी भी बात को ज्यादा मतलब साइड नहीं करेगा, हमारी बात को तवज्जो देगा, महत्व देगा, तो ऐसे लोगों को लगाते हैं। वो ऐसे लोगों को क्यों लगाएंगे जो उनको ही मतलब महत्व नहीं दी। तो ये मनोनयन का पावर था, ये अपने हिसाब से लोगों को लगा देते थे। तो ध्यान रखना है इसमें, कम से कम 8 और अधिकतम 20। अब आगे देखो, ये जो बंगाल है उसमें अब ये भी आंकड़े हैं, ये तो 20 और 15, 20 और 15। बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अधिकतम कितना कर दिया गया। बंगाल के लिए कहा गया अधिकतम आप यहाँ कितने लगा सकते हो, 20। अधिकतम बताया इसमें, कम वाला नहीं बताया, ध्यान रखना, इसमें अधिकतम कितना, 20। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कहा आप एक्स्ट्रा मेंबर के रूप में अधिकतम कितने लगा सकते हो भाई, 15। आप कितने लगा सकते हो, 15। तो ध्यान रखना ये भी सिंपल आंकड़ा है। हाँ, ये जो डी पॉइंट है ना, इसको दिमाग में बिठा लेना। ये ऊपर वाला तो तथ्यात्मक था, चलो याद कर लिया, मान लो याद हो गए, याद हो भी गया, चलो कोई बात नहीं। ये है ना, ये इसमें यहां पर है ना, कथन आधारित प्रश्न आसानी से बनेगा ये डी वाले पॉइंट पर। क्योंकि डी वाला पॉइंट ये बताता है कि जो ये आपकी विधायी परिषद जो धीरे धीरे अब आकार में बढ़ रही है ना, इन सदस्यों के पास क्या कुछ पावर भी थे, क्या कुछ अधिकार भी थे, या फिर बस ऐसे ही नाम मात्र की विधायी परिषद थी, केवल आते थे, नाश्ता पानी किया और बस चल दिए, कोई ज्यादा कार्यपालिका पर इनका कोई कंट्रोल नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्या कुछ था। तो ये डी पॉइंट स्पष्ट कर देगा कि अपने जो 1892 का जो कानून था, उस 1892 के कानून ने इन विधायी परिषद के सदस्यों को क्या पावर दिया था। तो क्या पावर दिया था, देखो, जो बजट है ना, उस बजट पर, ये ध्यान रखना है पॉइंट, जो बजट है ना, इस बजट पर चर्चा करने का पावर, किस पर, इस बजट पर चर्चा करने का पावर मिला। यानी कि जो कार्यपालिका का बजट होता था, आज भी आप देखते हो, बाकी बजट क्या होता है, 112 में इसकी क्या परिभाषा है, कैसे, वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे, जब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इंडिया की वो सब अपन पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ आएगा। लेकिन एक सामान्य बात है कि जो बजट है वो बजट पेश कौन करता है। तो आपने अखबारों में भी सुना होगा कि सरकार ने फरवरी माह में सरकार ने बजट पेश किया। तो वो जो बजट है वो पेश कौन करती है, अपना दिमाग यहाँ लगाना कि पेश कौन करा है, बजट प्रस्तुत कौन करा है, सरकार। इतना आप ध्यान रखिए। जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो जो वित्त मंत्री हैं वो सबसे पहले लोकसभा में जाते हैं, वहां बजट भाषण होता है, बजट की प्रतियां बांटी जाती हैं, फिर राज्यसभा में बजट पहुंचता है, फिर वहां पर भाषण होता है, वहां पर बजट में डिस्कशन शुरू होता है। ऐसा हम लोग अक्सर जब भी बजट फरवरी का माह आता है तो बजट को लेकर इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है अखबारों में, मीडिया पर। ठीक है, ये हमने सबने सुना है। इसका मतलब क्या है, बजट कौन लेके आता है, बजट लेके आती है कार्यपालिका। बजट कौन लेके आता है, कार्यपालिका। सरकार का मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका को बजट कहाँ रखना होता है, विधायिका मतलब संसद में, और राज्यों में कहाँ रख देगी, विधानसभा में। ठीक है, कार्यपालिका बजट लाई, बजट को पेश किया गया वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में। अब संसद उस बजट को क्या करती है, पास करती है। और जैसे ही संसद बजट को पास करेगी, तभी सरकार यानी कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। वरना सरकार चौनी भी, मैं क्या कर रहा हूं, सरकार चौनी भी संचित निधि से नहीं निकाल सकती, पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसका मतलब बजट इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो कार्यपालिका है वो बजट उस पर रखेगी, और ताकि विधायिका है उस बजट पर निगरानी कर सके कि कार्यपालिका कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रही है। तो इस उस बजट पर किसका कंट्रोल होता है, विधायिका का। विधायिका बजट को पास करती है, तभी कार्यपालिका को पावर मिलता है उस बजट के पैसे को खर्च करने का।
जब तक वो पास नहीं होता तो आप संचित निधि से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात मैंने यहां क्यों बता दी फिर? वो बात मैंने इसलिए बता दी क्योंकि अब अपन बजट पर चर्चा करेंगे कि कितना पावर था बजट को लेकर के, क्या कुछ था इनको। तो सामान्य जो भी अपने जो नए लोग जो यूट्यूब पर इन क्लासों को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करना ही शुरू किया है, तो उनको अगर इस तरह की थोड़ी बहुत अगर अपन जानकारी नहीं देंगे, तो उनके लिए तो बजट भी पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। तो एक सामान्य समझ के लिए अपन ने इनको बता दिया। तो साहब बजट है, उस बजट, इसका मतलब क्या है? अब आप ये देखो कि क्या जब ये कंपनी का शासन था, तो कंपनी के शासन के दौरान भी तो हमने देखा था कि वायसराय, पहले गवर्नर जनरल था, फिर वायसराय हो गया, वायसराय था और एक वायसराय के साथ एक परिषद थी। वायसराय और उसकी परिषद एक कार्यपालिका के रूप में काम कर रही थी, ये हमने देखा। और 1853 में एक विधायी परिषद भी आ गई। इसका मतलब भारत में भी अब सरकार के ये दो अंग तो तैयार हो गए। न्यायपालिका भी साथ में चल रही थी, उन्होंने न्यायालयों की भी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन ये दो अंग, चूंकि अपना फोकस इन दो अंगों पर है, तो देखो कार्यपालिका पहले से ही है। विधायी परिषद 1853 में आना अस्तित्व में शुरू हो गया, और फिर 61 में पूरा अच्छे से इन विधायी परिषदों के बारे में बात होनी शुरू हो गई, कितने क्या लोग होंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब विधायी परिषद बनाई है, तो अब कार्यपालिका को अपने जितने भी जो खर्चे हैं, जो भी जहां भी वो पैसे खर्च कर रही है, जिस भी काम में वो पैसे खर्च कर रही है, जब विधायी परिषद बना ली, तो उसे अपना बजट कहाँ लेके जाना पड़ेगा? विधायी परिषद में। और जब वो विधायी परिषद में लेके जाएगी, तो विधायी परिषद के मेंबर बात तो करेंगे, पूछेंगे तो सही कि ये पैसा यहाँ क्यों खर्च कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो तो बढ़ाओ क्या कुछ, यानी उस पर चर्चा तो होगी कि नहीं होगी। तो इस एक्ट ने क्या कहा? इस एक्ट ने कहा कि वायसराय की तरफ से जो बजट विधायी परिषद में रखा जाएगा, उस बजट पर केवल और केवल, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, उस बजट पर केवल और केवल चर्चा, क्या करने का? चर्चा, केवल और केवल चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बजट कैसा है, ठीक है, ज्यादा खर्च हो रहा है कि कम हो रहा है, केवल चर्चा कीजिए, बातचीत कर लीजिए कि बजट के प्रावधान पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक, बस केवल चर्चा। अब आपसे कोई पूछ ले कि 1892 के एक्ट से क्या विधायी परिषद के सदस्यों को बजट में संशोधन करने का भी अधिकार मिल गया था क्या? मैं ध्यान से सुन लेना, प्रश्न आ गया कि क्या 1892 के एक्ट से बजट में संशोधन करने का अधिकार विधायी परिषद के सदस्यों के पास था क्या? तो उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं, कि विधायी परिषद के सदस्य केवल बजट पर चर्चा कर सकते थे, वो उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते थे। संशोधन का मतलब, अगर मान लो कोई काम है, उस काम के लिए उसमें बजट में 1 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है कि 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, सदस्यों को लगता है 1 करोड़ तो सर ज्यादा है, उसमें 50,000 ही इनको खर्च करने चाहिए, वो उसमें संशोधन करना चाहते हैं। तो 1892 का ये क्या कह रहा है कानून? ये कह रहा है कि आप ये मीठी मीठी बातें कर सकते हो कि कम करना चाहिए कि ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा आपको ज्ञान नहीं देना है, आप इसको बदल नहीं सकते, जो आया है बजट उसको केवल आप देख लो, उसके ऊपर चर्चा कर लो, बस इतना कर लो, संशोधन नहीं करना आपको। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं 1 लाख की बजाय आपको यहाँ बजट में है ना आपको 50,000 रुपये करने, ये नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, आप क्या नहीं कर सकते? संशोधन नहीं कर सकते, और वोटिंग नहीं हो सकती। अब मान लो बजट है, उस बजट में कोई भी योजना है, स्कीम है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी, जैसे सरकार कह रही है कि हम अगले साल सड़क बनाने में मान लो 1,000 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं ज्यादा है, कुछ कह रहे हैं कम है। तो फिर हम उस पर फैसला कैसे लेंगे? वोट से ही तो लेंगे, मतदान होगा। तो क्या 1892 में भी बजट पर मतदान का अधिकार सदस्यों के पास था क्या? उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं। इसका मतलब बजट के बारे में
दो अधिकार सदस्यों के पास नहीं है। बजट के बारे में दो अधिकार सदस्यों के पास नहीं है। कौन कौन से? एक तो बजट को संशोधित करने का अधिकार नहीं है, दूसरा बजट पर मत देने का, बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी कि केवल बजट आएगा, आपको देखना है, बस इतना ही काम करना है। ना तो आप इसको संशोधित कर सकते और ना आप बजट के प्रावधान को लेकर के कोई मतदान कर सकते हो। तो ये मैंने इसलिए इस बात पर ज्यादा फोकस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही आप अपन अगले कानून में जाएंगे ना, तो ये अधिकार बदलेंगे, ये अधिकार क्या होंगे? बदलेंगे। इसलिए अपन इन इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा अधिकार और बढ़ा देंगे। इसलिए अगर बाणवे का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, आपके दिमाग बैठ गया कि हाँ सर ने बताया था चर्चा ही हो सकती है, केवल बात हो सकती है, संशोधन नहीं हो सकता और वोटिंग भी नहीं हो सकती, ये दो बातें क्लियर होगी। तो अब जैसे ही अगला कानून आएगा थोड़े से अधिकार दे देंगे कि ये कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, कि वोटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, थोड़े अधिकार बढ़ाएंगे यहां तक। अब देखो ई पॉइंट भी बड़ा काम का है। ई पॉइंट पर ध्यान दो, मैंने हाईलाइट कर दिया प्रश्न पूछना, और एक और है सार्वजनिक महत्व है, और एक है अनुपूरक प्रश्न। एक क्या है? अनुपूरक प्रश्न। ये क्या कह रहा है, इसको समझो आप। ये कह रहा है कि क्या ये जो आपके सदस्य हैं विधानसभा या विधान परिषद वाले जो मेंबर हैं, विधि जो सदस्य हैं, क्या इनको कार्यपालिका से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? जैसे संसद होती है या विधानसभा, आज के टाइम विधानसभा की जो मीटिंग होती है, सत्र चलते हैं, संसद के सत्र चलते हैं, तो आपने देखा होगा प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सदस्यों द्वारा, और जिनके सरकार के लोग उनके उत्तर वो विधानसभा में देते हैं। ये एक सामान्य सा काम आपने देखा होगा, सुना होगा कि हाँ विधानसभा की या संसद की बैठक होती है, लोकसभा की, राज्यसभा की, तो वहां पर जो आपके सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, वो सरकार के लोगों से प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उनका उत्तर देना होता है। ठीक है। तो यहां भी कहा कि आप, यहां भी इन्होंने कहा कि जो कार्यपालिका है ना, उस कार्यपालिका से आप प्रश्न पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किस बात पर? सार्वजनिक, सार्वजनिक महत्व के, यानी कि ऐसे विषय हैं जिनका सरोकार, जिनका संबंध जनता से है, जनता के हितों से है, जनता के बहुत बड़े भाग से है, तो उन ऐसे विषयों पर आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। तो उस टाइम कार्यपालिका कौन है? वही है कार्यपालिका, वायस राय और वायस राय की कार्यकारी परिषद, वही कार्यपालिका बस। तो उनसे क्या ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? ध्यान रखना। अब यहां से कथन फिर बन गया कि क्या 1892 के एक्ट ने विधान परिषद के सदस्यों को कार्यपालिका से सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था या नहीं दिया? तो ध्यान रखना, दिया था, अधिकार दिया था। लेकिन, लेकिन यहां फिर से आ गया, देखो लेकिन, ये लेकिन आते ही गड़बड़ हो जाती है, यहीं आके प्रश्न गड़बड़ करता है। अब वो आपसे पूछ लेगा कि 1892 का जो परिषद अधिनियम था, वो परिषद अधिनियम ने विधायी परिषद के सदस्यों को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने एवं सामान्य प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। या फिर वो इस इन दोनों ही शब्दों को हटा देगा, वो ज्यादा दिमाग लगाए तो इन दोनों को हटा देगा, वो सीधा ही दे देगा कि कार्यपालिका को सभी तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार। ध्यान देना, सभी तरह की। तो सभी तरह में भी अगर आपने पेपर को ध्यान से पढ़ोगे ना, प्रश्न को, तो ही बचोगे, वरना ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत सारे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो इन छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक होती है, प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, इनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में, वो पीछे रह जाते हैं औरों की तुलना में। तो केवल पढ़ना ही नहीं, केवल मतलब क्लास कर ली, हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, बड़ा एकदम स्मार्ट तरीके से है ना प्रश्न को पढ़ना समझना आराम से, और फिर करना, ताकि ऐसा नहीं हो कि हर कोई व्यक्ति जिस प्रश्न का उत्तर कर पा रहा है, तो आपको भी तो रेस में बने रहने के लिए उसके बराबर तो करना ही करना है, प्लस उससे कुछ एक्स्ट्रा करना है, ताकि आपका सिलेक्शन उस कंपटीशन में हो जाए। ये, तो इसके लिए इसका मतलब आपके पास
सामान्य गलतियां करने का कोई मौका ही नहीं होता, गलतियां की रह गई। तो ध्यान रखना है, अगर ये आ गया सभी तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार था, तो समझ जाना ये आपको घुमा रहा है। आप कह देना ना, सभी तरह के तो नहीं थे, केवल सामान्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। कौन से प्रश्न नहीं पूछ सकते? अनुपूरक। तो सभी में तो अनुपूरक भी आएंगे, इसलिए देखो उसने सभी दे दिया। कौन से आएंगे? अनुपूरक। तो ध्यान रखना, ये जो अनुपूरक प्रश्न है ना, अनुपूरक क्या होते हैं, मैं एक सामान्य सा आपको बता देता हूं। अनुपूरक, जैसे अपने नहीं होता पूरक परीक्षा, जो बच्चों की पूरक परीक्षाएं, जिनको इंग्लिश में अपना पूरक वाला नाम कम याद रहा, सप्लीमेंट्री की परीक्षा, ऐसे सुनते हो ना। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री क्या किस लिए ली जाती है? कि जो मेन एग्जाम में रह गया उसको एक और मौका मिला है, और इससे वो अपना मेन एग्जाम जैसा रिजल्ट लाने में जो रह गया था वैसा रिजल्ट ला करके वो पास हो सकता है। उसके लिए एक सप्लीमेंट्री, उसके लिए क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होती है। वैसे ये सप्लीमेंट्री पर्सन है अनुपूरक। तो ये अनुपूरक कौन से होंगे? अगर आपने किसी चीज के बारे में कोई प्रश्न पूछा, सामने वाले ने उसका उत्तर दे दिया, अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है कि अभी भी मुझे है ना ये जो उत्तर मिला है ना, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसके बारे में और ज्यादा गहराई में पूछना चाहता हूं, और ज्यादा गहराई में उतरना चाहता हूं, इसके उत्तर को और ज्यादा अच्छे से समझना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे? आपका जो मुख्य प्रश्न था, जो पहला जो प्रश्न था, जो मुख्य प्रश्न था, उसका जो उत्तर जो आपको मिला, उसी उत्तर को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए, उसको अच्छे से खोलने के लिए, आपने फिर जो उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे हैं ना, वो ही अनुपूरक प्रश्न होते हैं। वही क्या होते हैं? अनुपूरक प्रश्न होते हैं। जैसे आपने पूछ लिया, किसी से पूछा कि बताइए भारत की जीडीपी कितनी है, तो उसने उत्तर दे दिया, सामान्य अर्थव्यवस्था का जानकार होगा वो बता देगा इतना 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 जीडीपी है, वो उत्तर दे दिया। मान लो कोई भी, उसने बता दिया कि भारत की जो जीडीपी है वो इतनी है, आंकड़ा बता दिया भारत की जीडीपी इतनी है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको है ना, मतलब उस उत्तर से तसल्ली नहीं है, आपको लग रहा है कि अभी है ना मैं इस उत्तर को और खोल करके पूछना चाहता हूं। तो आप रुक नहीं रहे, आपने केवल जीडीपी पूछा, उसने उत्तर दिया, वही रुक गए, तो ये तो हो गए एक ही पर्सन में उत्तर हो गया पूरा। लेकिन आपको लगता नहीं अभी मुझे इस उत्तर को और खोलना है और इसके बारे में जानना है, तो फिर आप क्या करोगे? अब इसी मुख्य प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट करने के लिए आप और ज्यादा प्रश्न पूछना शुरू करोगे और पूछोगे। कैसे? जैसे आपने पूछा, तो अच्छा भारत की जीडीपी इतनी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस जीडीपी में बताइए प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है? ठीक है, फिर उसने बता दिया। फिर आपको लग रहा है नहीं अभी भी बात क्लियर नहीं हुई, तो फिर आप कहोगे बताइए इसमें द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है? फिर आप ये पूछोगे, तो बताइए सर्विस क्षेत्र, जो तीसरा क्षेत्र है सर्विस क्षेत्र, उस सर्विस क्षेत्र में भी किन किन सर्विसेज का ज्यादा योगदान है? तो इसका मतलब क्या है, सब आपका जो प्रश्न था वो पहला मूल प्रश्न एक ही था, और उस मूल प्रश्न के जवाब में जो उत्तर आया था उसको आप और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए जो उसके ऊपर जो प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं, उनको कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। अब ते अब आप लोग सोचो कि इन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछने की क्यों अनुमति नहीं दी होगी? क्योंकि अनुपूरक प्रश्न का मतलब ही है, अपने सामान्यतः मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बात नहीं करते हैं कि बोलो कि ये है ना बड़ा ही अ, एकदम गहराई से खोद खोद के उत्तर पूछ रहा है। तो खोद खोद के उत्तर पूछने का मतलब समझ गए होंगे आप, कि ये एकदम पूरा उस उत्तर को एकदम गहराई से पूरा टटोल टटोल के उसको पूछ रहा है। तो अब ये बताओ, अगर ये उस टाइम ये जो ब्रिटिश वाले अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दे देते, तो ये बताओ कार्यपालिका को तो इतने प्रश्नों के जवाब देने पड़ते कि कार्यपालिका तंग हो जाती। ये फिर हर एक चीज को बड़ा खोद खोद के जानने की कोशिश करते कि अच्छा अच्छा, आपने इतना खर्च किया, कहाँ किया, क्यों किया, कितना किया, ये किया वो किया, बहुत पूछते। तो इन्होंने ये झंझट ही मिट दिया, इन्होंने कहा केवल आप सामान्य प्रश्न पूछ लेना, एक प्रश्न पूछ लेना और चुपचाप बैठ जाना। फिर आप कहीं उसके पीछे पड़ जाओ और उसके सारे प्रश्न पूछने शुरू कर दोगे, तो ये तो फिर कार्यपालिका के लिए हेडेक हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, इन्होंने अनुपूरक प्रश्न है ना वो रोक लगा दी। अब ये है ना, इसमें अपना 3-4 मिनट तो चला गया अनुपूरक प्रश्न बताने में,
लेकिन है ना, ये अनुपूरक प्रश्न, ये सब बातें जब हम संसद पढ़ेंगे ना भारत की, तब भी ये आएंगी। इसलिए शब्द भी तो क्लियर होने बहुत जरूरी है कि भाई हाँ, कि ये मूल प्रश्न है, और इस मूल प्रश्न को ही और स्पष्ट करने के लिए हमने जो इसके ऊपर जो प्रश्न पूछे वो अनुपूरक प्रश्न हो गए। तो इन्होंने झंझट ही मेर दिया कि यार ये अनुपूरक का हम है ना झंझट ही नहीं रखेंगे, और अनुपूरक को पूछने ही नहीं देंगे, तो इन्होंने बंद कर दिया। तो ध्यान रखना है, अनुपूरक जो प्रश्न था वो बंद था, इस एक्ट में कोई उसकी सुविधा नहीं थी। अब देखो इसमें जो एफ पॉइंट है ना, संसदीय शासन प्रणाली, भारत में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की भारत में इसने नींव रख दी। ये ये कहां से आ गई? अब ये कितनी बार नींव रखेंगे? कभी केंद्रीय प्रशासन की नींव रख रहे हैं 1773 में, कभी ये लोग कह रहे हैं कि वहां पर आपके क्या आया था, जो 1853 वाला जो एक्ट आया था, आपको ध्यान हो, तो इसमें उन्होंने कहा था कि अब भारत में वो जो केंद्रीय विधानमंडल की नींव रख दी, तो उससे केंद्रीय विधानमंडल की नींव यानी संसद की नींव उससे रख दी, केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 से रख दी। अब एक और नींव रख दी इन्होंने, एक और नींव किसकी? संसदीय शासन प्रणाली। अब है ना, मैं आपको एक लाइन में जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं उनको तो ध्यान है संसदीय शासन प्रणाली मोटे मोटे तौर पर क्या है, लेकिन जो यूट्यूब पर अपनी इस क्लास को मान लो एकदम नए कोई स्टूडेंट सुनेंगे, तो उनके लिए मैं ये बता दूं, संसदीय शासन प्रणाली का सीधा सा ये होता है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका उससे सवाल जवाब कर सकती है। सीधा इतना समझो कि कार्यपालिका से विधायिका सवाल जवाब कर सकती है। ठीक है, तो कार्यपालिका पर विधायिका का कंट्रोल होता है। तो क्या आप ये नहीं देख रहे हो कि 1892 में 92 के इस कानून से भी ठीक वैसा सा ही कंट्रोल शुरू हो रहा है कि विधायिका प्रश्न पूछ पा रही है बजट पर, सामान्य चर्चा कर पा रही है। हाँ ये जरूर है, एकदम से जो संसदीय शासन प्रणाली असल में होनी चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की तो शुरुआत होगी। थोड़े बहुत प्रश्न पूछ पा रहे हो, चर्चा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे और ज्यादा आपको अधिकार मिलते चले जाएंगे, लेकिन हल्के फुल्के रूप में तो इसकी शुरुआत हो गई। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि विधायिका के पास कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया, भले ही अनुपूरक प्रश्न का अधिकार नहीं मिला हो। तो आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।